आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जो सभी विद्यार्थी आप म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले आप सारा वीडियो आप देख चुके हैं पहले वाला, तो आपको बता दें कि इससे पहले का जो सेट का डिस्कशन हुआ है वो सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा है, क्योंकि अभी जो है हम देखें कि बुक जो है आपको वो एडिटेरिया जो है 3.0 में बुक नया नहीं छापा है। तो आप राग परिचय अभी हम लोग कर रहे हैं, तो इसको आप देखिए। सबसे ज़्यादा लाभ आपको इसी से मिलने वाला है, क्योंकि अगर राग परिचय का आप चारों पार्ट वीडियो देखे रहेंगे तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन इसी से आ जाता है। ठीक है, पूरा एग्जाम समझिए इसी से। और एनसीईआरटी सार भी आपको करवाएंगे। कल से हम एनसीईआरटी का जो है आपको थ्योरी देंगे सुबह में लगभग 8 बजे तक। तो चलिए आइए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं, देखा जाए आज का कैसा प्रश्न है। तो आज का प्रश्न देखिए, 101 नंबर प्रश्न क्या है कि किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं। तो आप जानते हैं जब हम लोग ठुमरी गाते रहते हैं तो उसके अंत में क्या करते हैं, उसके द्रुत कहरवा ताल में एकदम तेजी तेजी में उसको गाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ठुमरी हो जाएगा 101 का। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है। तो आप जानते हैं दोस्तों, स्व से संगीत और स्व से सामवेद। ऋग्वेद के बाद आप जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद है। ऋग्वेद में भी एक आपको गे ऋचा है, तो उसके जो गाने वाले ऋचा है तो उसको साम संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में जो गे ऋचा है उसको क्या कहते हैं, साम संहिता। ये बात आपको याद रखना है। तो किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है, तो सामवेद हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों को क्या कहते थे। तो आप जानते हैं वैदिक काल में जो जितने भी तंत्री वाद्य थे उसको वीणा कहा जाता था। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 104 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 104 नंबर में क्या है, स्वरों के नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, जो भी षडज का ये जो आपको नाम दिया गया है सा से लेकर के नी तक, किस ग्रंथ में यह नाम देखने को मिलता है। तो आप जानते हैं दोस्तों ये जो नाम है नारद जी के द्वारा दिया गया है नारदीय शिक्षा में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 3 नंबर 104 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राग रागनी वर्गीकरण में मुख्य कितने राग माने गए हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों राग रागनी वर्गीकरण जो है इसमें मुख्य 6 राग माने गए हैं, और 6 राग की फिर रागनियां सब मानी गई है। 6 6 6 छा के 36, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर। देखिए दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न क्या है, रागांग वर्गीकरण के रचयिता कौन थे। तो आप जानते हैं रागांग वर्गीकरण के रचयिता जो है नारायण मोरेश्वर खरे हैं। भातखंडे जी और विष्णु दिगंबर पुलस्कर तो आप जानते हैं थाट वर्गीकरण से संबंधित है, तो ये राग वर्गीकरण तो होगा नहीं। और जयदेव जो है आपको ये गीत गोविंद के लेखक है। गीत गोविंद पुस्तक लिखते हैं कौन, जयदेव लिखते हैं, गीत गोविंद के लिए जाना जाता है। तो ये आपको बात याद रखना है। तो नारायण मोरेश्वर इसका सही उत्तर हो गया। राग वर्गीकरण के रचयिता कौन है, नारायण मोरेश्वर खरे। अगला क्वेश्चन देखिए, सादारंग का असली नाम क्या था। तो जानते हैं दोस्तों सादारंग का जो असली नाम था नियामत खां। क्या था, नियामत खां। और अदारंग का जो असली नाम था, क्या नाम था अदारंग का, फिरोज खां था। अदारंग का असली नाम क्या था, फिरोज खां था अदारंग का असली नाम। ये जो फिरोज खां है वो आप जानते हैं कि सादारंग के पुत्री से इनका शादी होता है, यानी नियामत खां के बेटी से इनका शादी होता है। उनके भतीजा भी लगते हैं और उनके दामाद भी रहते हैं और उनके शिष्य भी कहलाते हैं। कौन, अदारंग। ठीक है, तो अदारंग सादारंग से शिक्षा प्राप्त करते तो उनके शिष्य भी हो गए, उनके पुत्री से शादी करते तो उनके दामाद भी हो गए। तो अदारंग का असली नाम क्या है, फिरोज खां है। तो आपको ये बात याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं 109 नंबर। देखिए दोस्तों, अगर आप संगीत शिक्षक भर्ती का तैयारी करना चाहते हो तो आप रेगुलर बने रहिए। अगर आप रेगुलर बने रहिएगा, चाहे आप जिस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उसको रेगुलर देखते रहिए, तभी आपको जो है क्वेश्चन का आपके पास क्या हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है इतना क्वेश्चन जितना कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न है, उस्ताद गुलाम अली खां का उपनाम क्या था। तो जानते हैं दोस्तों उस्ताद गुलाम अली खां का जो उपनाम था वह मनरंग है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 109 का,
109 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनरंग, हर रंग, सब रंग और दास है। देखिए इन तीनों में जो है मनरंग तो होगा नहीं। उस्ताद गुलाम अली खां का नाम क्या हो जाएगा? 109 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सबरंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला देखिए, हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता था? तो देखिए दोस्तों, हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन, हरि वल्लभ ये आपको पंजाब के जलंधर में हुआ करता था। कहाँ होता था? तो पंजाब के जलंधर नामक स्थान पे हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन होता था। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं दोस्तों, कितना नंबर अगला है? 111 नंबर। क्या है 111 नंबर? कल के कलाकार कहाँ आयोजित होता था? तो कल के कलाकार आप जानते हैं कहाँ आयोजित हुआ करता था? कल के कलाकार, ये जो कल के कलाकार है आपको अपने मुंबई शहर में आयोजित हुआ करता था कल के कलाकार। तो सही उत्तर हो गया आपको 111 का 1 नंबर। दूसरा देखिए 112 नंबर प्रश्न है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं दोस्तों, गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना 1901 ईस्वी में किनके द्वारा किया जाता है? और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा। तभी से तो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर जो है शिक्षा देने की व्यवस्था लाई जाती है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा। पहले जो है ये सब व्यवस्था आपको विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय का ऐसा कोई सोच नहीं था कि विद्यालय के द्वारा संगीत का शिक्षा दिया जाए, महाविद्यालय के द्वारा। ठीक ना? आइए अगला प्रश्न चलिए देखते हैं 113 नंबर। देखिए दोस्तों 113 नंबर में प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये प्रश्न बड़ा हो जा रहा है। मैरिज म्यूजिक कॉलेज, जिसको भातखंडे संगीत संस्थान कहते हैं, इसका स्थापना कौन करते हैं? तो आप जानते हैं कि भातखंडे संगीत संस्थान का स्थापना भातखंडे जी ही करते हैं। और गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना करते हैं कौन? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भातखंडे। भातखंडे कहाँ है? 1 नंबर में है, तो सही उत्तर हो गया 1। दूसरा देखिए, प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं प्रयाग, अभी इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहा जाता है। तो प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित हो जाएगा? इलाहाबाद में हो जाएगा। सही उत्तर 4 नंबर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं 114 के बाद 115 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 115 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं दोस्तों, प्राचीन कला केंद्र जो है यह चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न देखिए, एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय इस जगह पे दिल्ली, भोपाल और रीवा में से, और खैरागढ़। तो खैरागढ़ में आपको एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। आइए 117 नंबर प्रश्न देखा जाए। 117 नंबर में है, संगीत पत्रिका जो है क्या है? संगीत मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो आप जानते हैं दोस्तों, संगीत का जो ये मासिक पत्रिका है वह आपको हाथरस से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? हाथरस से। लेकिन अगर इसमें बिहार लगा रहे, संगीत कला बिहार मासिक पत्रिका, तो ये आपको मीरज से प्रकाशित होती। तो सही उत्तर इसका 1 नंबर हो जाएगा। लेकिन संगीत मासिक पत्रिका पूछा जा रहा है तो हाथरस हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 119 नंबर में क्या है कि छायानट त्रैमासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो आप जानते हैं दोस्तों, छायानट त्रैमासिक पत्रिका जो है यह आपको लखनऊ से प्रकाशित होती थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, लखनऊ। अगला प्रश्न देखिए, खैरागढ़ में जो स्थापित है संगीत विश्वविद्यालय, उसका क्या नाम है? एकमात्र विश्वविद्यालय से पहले आपको आया था दिल्ली और रीवा जो दिया हुआ था, तो उसमें क्या था? खैरागढ़। तो खैरागढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है ये आपको इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्या? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों 121 नंबर का प्रश्न देखिए, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं दोस्तों, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक अपने पंडित रविशंकर जी हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपको 121 का क्या? बी नंबर। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक पंडित रविशंकर। रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? देखिए 122 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रविंद्र संगीत के प्रणेता के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है रविंद्र संगीत के प्रणेता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे का प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों 123 नंबर में कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित स्वरलिपि का नाम बताइए। तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो स्वरलिपि बनाया गया उसका क्या नाम है? तो आकार मात्रिक हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, आकार मात्रिक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रविंद्र संगीत पर किस गायन शैली का मुख्य प्रभाव है? तो आप जानते हैं रविंद्र शैली पर जो है कौन सी गायन शैली का मुख्य प्रभाव था? तो ध्रुपद का मुख्य प्रभाव था। सही उत्तर 2 नंबर। रविंद्र संगीत के गीतों को विषय की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है?
तो आप जानते हैं दोस्तों, रविंद्र संगीत के जो गीत है उसके विषय को 6 भागों में बांटा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 3 नंबर 125 का। चलिए 125 के बाद अब चलते हैं 126 नंबर के प्रश्न की ओर। और देखिए 126 नंबर के प्रश्न में जो ये भाग का नाम दिया हुआ है, संगीत, रविंद्र संगीत के 6 भाग। अभी आपको पता है रविंद्र संगीत के कितने भाग हैं, 6 भाग, और 6 भाग का नाम यहाँ दिया गया है। तो पहला हो जाएगा आपको पूजा होता है, स्वदेशी, प्रेम, प्रकृति, विचित्र, अनुष्ठानिक, सब के सब आपके यही हो जाएगा सही उत्तर 1 नंबर। पूजा, स्वदेशी, प्रेम, प्रकृति, विचित्र, अनुष्ठानिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए नंबर। याद रखना है सब का सब, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। 6 भाग में से आपको 4 गो नाम दे देगा इसका, 4 2 गो किसी और चीज़ का 1 गो दे देगा नाम। तो ऑप्शन हिसाब से आपको चूज करना है। पूजा, स्वदेशी, प्रेम, प्रकृति, विचित्र, अनुष्ठानिक, ये रविंद्र संगीत के 6 भाग है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 126 के बाद 127 नंबर देखा जाए। 127 नंबर में है, इनमें से कौन सी ताल रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित नहीं है। देखिए नवपंच, एकादशी, रूपकड़ा, ये सब ताल आपको रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचा गया है। नवपंच पूछे, एकादशी पूछे, रूपकड़ा पूछे, तो सब के सब ताल जो है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, टैगोर के द्वारा क्या होता है, रचित रहता है। लेकिन एक जो है आपको कौन सा, एक ताल आपको रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित नहीं होता है। तो सही उत्तर आपको हो जाएगा इसका 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने नए तालों की रचना की। तो देखिए जितने हमारे स्वर है उतने ही नए तालों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा होता है। मंदिर में देवदासियों को कौन सा नृत्य करती थी। तो आप जानते हैं दोस्तों, देवदासियां जो नृत्य किया करती थी वह कौन सा नृत्य किया करती थी, तो भरतनाट्यम नृत्य किया करती थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के बारे में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। भरतनाट्यम जो है आपको किस राज्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम आपको किस राज्य से संबंधित है, ये आपको तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है आपको भरतनाट्यम। और ओडिसी तो आप जानते हैं उड़ीसा में होता है। कथक जो होता है उत्तर भारत में होता है। कहाँ होता है, उत्तर भारत में होता है। कथक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बिरजू महाराज जी आते होंगे। और कथकली जो होता है कहाँ होता है, केरल में किया जाता है। ये नृत्य है, नृत्य के प्रकार है। तो सब के सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए होता है। तो इनमें से कौन सा नृत्य पुरुषों के लिए सिर्फ होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों 130 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर में कौन है, कथकली हो जाएगा। क्योंकि कथकली ही एक नृत्य है जो कि केरल में है। और कथक तो उत्तर भारत में बिरजू महाराज और है। मणिपुर से आपको जानते हैं किसका संबंध है, मणिपुर का नाम सुन, मणिपुरी का तो झाबेरी बहने, मणिपुर के विशिष्ट कलाकार रहे हैं झाबेरी बहने। उड़ीसा ओडिसी नृत्य से संबंध आता है। तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना, किसका, कैलूचरण महापात्रा। तो ये आपको नाम याद रखना, कैलूचरण महापात्रा, ये जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। कैलूचरण महापात्रा, झाबेरी बहने मणिपुरी, कथक का नाम सुनते बिरजू महाराज, कथकली हो जाएगा आपको पुरुषों के लिए नृत्य है जो कि केरल में से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए 131 नंबर है दोस्तों, कौन सा नृत्य मुख्यतः स्त्रियों के लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं दोस्तों स्त्रियों के लिए यहाँ पूछा जा रहा है, वहाँ कथकली पुरुषों के लिए होता है और यहाँ स्त्री के लिए पूछा जा रहा है। तो स्त्री के लिए आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, भरतनाट्यम स्त्री के लिए होता है, ठीक ना। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर, भरतनाट्यम हो जाएगा किसके लिए, स्त्रियों के लिए। आगे देखिए बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तो कथक नृत्य करते हैं बिरजू महाराज, जो कि उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में प्रचलित है। कथकली तो केरल, मणिपुर मणिपुरी हो गया, ओडिसी ओडिशा हो गया, है ना। संयुक्त पानीगरही किस नृत्य के प्रसिद्ध है। आप जानिए इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही भिविया क्वेश्चन है। संयुक्त पानीगरही किस नृत्य में प्रसिद्ध है। तो ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछा जाने लगा है। तो आप जानते हैं दोस्तों ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। संयुक्त पानीग्राही किस नृत्य में प्रसिद्ध है, तो ओडिसी नृत्य हो जाएगा। सही उत्तर 4 नंबर। अगला देखिए गंगूबाई हंगल किस घराने का प्रतिनिधित्व करती है। तो जानते हैं दोस्तों गंगूबाई हंगल, ये जो है आपको गंगूबाई हंगल, ये किराना घराने की प्रतिनिधित्व करती है। तो सही उत्तर आपको 2 नंबर हो जाएगा। गंगूबाई हंगल किस घराने का प्रतिनिधित्व करती है, किराना घराना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 135 नंबर का प्रश्न क्या है कि पंडित जसराज संगीत के किस अंग में प्रवीण है। तो पंडित जसराज के बारे में
आप जानते हैं पंडित जसराज जो है गायन में प्रवीण थे। सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 नंबर, गायन में प्रवीण। नौशाद साहब फिल्मों में संगीत से किस प्रकार जुड़े हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों नौशाद साहब जो है फिल्मों में किस प्रकार जुड़े हैं? ये गायन के माध्यम से या संगीत रचना, ये जो है ना आपको संगीत रचना के माध्यम से, नौशाद साहब आपको संगीत रचना के माध्यम से फिल्मों से जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, हलीम जाफर कौन सा वाद्य बजाते थे? तो आप जानते हैं दोस्तों हलीम जाफर जो है ये आपको सितार बजाया करते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 नंबर, हलीम जाफर सितार बजाया करते थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 138 नंबर। देखिए दोस्तों 138 नंबर का प्रश्न है, शामता प्रसाद का संगीत किस विधा से जुड़े थे? तो शामता प्रसाद जो है संगीत के किस विधा से जुड़े थे? आप जानते हैं दोस्तों संगीत के जो है ना ये महान तबला वादक रहे हैं शामता प्रसाद। ये आपको फिल्म शोले में भी अपना वादन कर चुके हैं। तो आपको याद रखना है शामता प्रसाद संगीत के कौन विधा से जुड़े हैं? तो वादन से जुड़े हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर हो जाएगा वादन। ठीक है, झुनक झुनक पायल बाजे ये भी इन्हीं के द्वारा गाया गया बजाया गया, उस पर वादन किया गया। शामता प्रसाद संगीत के वादन से जुड़े हैं। आगे देखिए दोस्तों है वादन में अगर पूछे तो तबला वादन करते थे। क्या करते थे शामता प्रसाद जी? तबला। और किशन महाराज जो है, और एक किशन महाराज तबला के किस घराने के शिष्य हैं? तो आप जानते हैं किशन महाराज जो है तबला के बनारस घराने के शिष्य हैं। और ये जो शामता प्रसाद आप देख रहे हैं, शामता प्रसाद भी आपको बनारस घराने के ही तबला वादक थे। बनारस घराने के ही तबला वादक थे शामता प्रसाद। और किशन महाराज भी आपको तबला में निपुण थे। किस घराने के? तो बनारस घराने के ही। नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों नृत्य में जो पैरों का बोल होता है उसको तत्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्कार कहते हैं। सही उत्तर हो गया आपको 4 नंबर। देखिए 141 नंबर प्रश्न आ गया। आप 150 के प्रश्न के आप नज़दीक जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर आप चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का बेहतरीन वीडियो सब दिन आपको देखते रहने को मिलेगा। ठीक ना? और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा ना जब हम वीडियो डालते हैं। तो देखिए इसका कुछ ऐसे अब समय फिक्स करने वाले हैं। देखिए पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि पद्धति कौन है? तो आप जानते हैं इसमें स्वरलिपि पद्धति है तो पश्चिम की ही, लेकिन मुख्य पूछा जा रहा है। तो ये जो अष्टाप पद्धति है ये आपको पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि में से गिना जाता है। देखिए अष्टाप स्वरलिपि पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? ये पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि है अष्टाप। इसका जो मुख्य विशेषता है वह आपको याद रखना है। स्वर और उसकी मात्रा एक साथ लेखन करते हैं। सही बात है, स्वर और उसका मात्रा दोनों एक साथ लिखते हैं। 6 अथवा 11 रेखाओं पर स्वर चिन्ह बनाना होता है। इसमें 6 अथवा 11 मात्रा पर स्वर चिन्ह बनता है, ये भी बात सही है। चलिए आगे का देखिए बात क्या है। मंद्र और मध्य तार सप्तक के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी मंद्र मध्य और तार सप्तक तीनों के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मध्य के लिए कोई चिन्ह नहीं, मंद्र के लिए हम लोग क्या करते हैं नीचे में लगाते हैं बिंदु भतखंडे में, और तार के लिए ऊपर में लगाते हैं। उसी तरह यहाँ भी चिन्ह का प्रयोग होता है। निश्चित चिन्ह द्वारा लयकारी दिखाना, और किसी न किसी चिन्ह के द्वारा लयकारी दिखाते हो तो सभी का सभी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपयुक्त चारों। आगे प्रश्न देखिए, पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों पाश्चात्य संगीत में जो है अर्ध स्वर की दूरी को सेमीटोन कहते हैं। सेमी मतलब थोड़ा छोटा होता है, आधा स्वर बोला जा रहा है तो सेमीटोन छोटा टोन हो गया, सेमीटोन आधा स्वर है ना। सेमी मतलब छोटा होता है। और पाश्चात्य संगीत में एक पूर्ण स्वर को, अपूर्ण स्वर है तो उसमें कुछ नहीं लगाना है, टोन हो जाएगा पूर्ण स्वर है ना। और छोटा तो सेमीटोन, और पूर्ण स्वर की बात कर रहे हैं तो टोन हो जाएगा। देखिए उसके बाद और प्रश्न आता है इससे, जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचा हो जाता है तो नीचा हो जाता है तो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने का मतलब कि सूत जाता है, समझिए। फ्लैट नहीं बोलते हैं, आ जाते हैं थके रहते हैं अपना लोग तो फ्लैट हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फ्लैट होना। सेमीटोन नीचा होता है, अगर स्वर एक सेमीटोन नीचा होता है तो क्या होता है? फ्लैट हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है अपने हिसाब से ट्रिक से। फ्लैट मतलब सूत जाना, और शार्प मतलब क्या होता है? पूरा धारदार होता है, तेज होता है। जब कोई स्वर एक सेमीटोन ऊंचा हो तो क्या हो जाएगा? वो शार्प हो जाता है। तो आपको किसी हिसाब से आपको इसको माइंड में एडजस्ट करना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 147 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि स्टॉप नोटेशन में 6 रेखाओं से अधिक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों स्टॉप नोटेशन पद्धति में जब 6 रेखा से अधिक रेखा खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको लेजर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर लाइन के नाम से जानते हैं। 6 रेखा से अधिक अगर रेखा खींचते हैं तो उसको लेजर लाइन कहते हैं।
स्टॉप नोटेशन में जब रेखा को खींचते, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, देखिए अगला प्रश्न दोस्तों है क्या, किसी रेखा के सभी स्वरों को विकृत करने हेतु कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। किसी रेखा के सभी स्वरों के अगर विकृत करते हैं तो उसके चिन्ह को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके जो चिन्ह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, की सिग्नेचर कहते हैं। किसी रेखा के सभी स्वरों को विकृत करने हेतु चिन्ह जो प्रयोग करते हैं उसको की सिग्नेचर के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ए नंबर। अगला देखिए दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न, स्टॉप नोटेशन सिस्टम में ताल चिन्ह को क्या कहते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, स्टॉप नोटेशन सिस्टम में जो ताल चिन्ह है उसको क्या कहते हैं। स्टॉप नोटेशन सिस्टम में जो ताल चिन्ह है उसको टाइम सिग्नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम सिग्नेचर कहते हैं। आपको ताल चिन्ह हो गया तो टाइम सिग्नेचर है ना, ताल चिन्ह आपको दिख रहा है टाइम सिग्नेचर, और स्वरों के विकृत करने हेतु जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे की सिग्नेचर। पाश्चात्य स्वरों की क्या निम्न विशेषता है, सभी स्वरों को लिखित और गाने वाले का नाम अलग होता है। प्रत्येक स्वर सड़ज भी विकृत और फ्लैट और शार्प हो सकता है। प्रत्येक स्वर डबल फ्लैट और डबल शार्प भी हो सकता है। एक सप्तक में 8 स्वर होते हैं। तो ये चारों का चारों सही बात है पाश्चात्य स्वरों के लिए। एक सप्तक में 8 स्वर होता है। प्रत्येक स्वर डबल फ्लैट और शार्प भी हो सकता है। प्रत्येक स्वर सड़ज भी विकृत और फ्लैट और शार्प हो सकता है। सभी स्वरों के लिखित और गाने का नाम अलग अलग होता है। सही बात है। तो 50 का जो हो जाएगा, चारों का चारों क्या सही है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको फिर 50 क्वेश्चन का हमने इस पर डिस्कशन किया इस वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक बार अपना लाइक और कमेंट ज़रूर करें कुछ समय निकाल करके, ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। आपके प्यार के लिए, इतना सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।